हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। आज की इस वीडियो में 9 सितंबर का न्यूज़ पेपर डिस्कशन हम कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक न्यू स्कीम की, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने कुछ चिप डिजाइनिंग कंपनीज को यहाँ पर एक्सेप्टेंस प्रोवाइड की है। हुआ ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी जो मिति है, उसने रिसेंटली 12 इंडियन स्टार्टअप्स को बेसिकली ऑलमोस्ट 130 करोड़ से ज़्यादा का चिप मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड किया है। मतलब इन कंपनीज को बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव दिया गया है और गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रपोजल दिया गया है, जिसके तहत वो अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं और ऑब्वियसली अपनी कंपनी को न्यू हाइट्स तक लेके जा सकते हैं। तो ये बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स के अंदर आता है, जैसे कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अंदर भी है, फिर एआई, टेलीकॉम में जो सर्किट्स बनते हैं उसके लिए भी चिप्स बनाने हैं, एआई के लिए चिप्स बनाने हैं, ऑटोमेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 5G हो गया, फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। ऑल दीज थिंग्स जहाँ पर भी चिप मैन्युफैक्चरिंग का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, उन सारी जगहों पर गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को अप्रूव किया है। नाउ गवर्नमेंट का एक स्कीम भी है जिसका नाम है डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये स्कीम जो है हमारी इंडिया को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर एक फाउंडर और एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनाने की कोशिश कर रहा है, और उसके तहत गवर्नमेंट ने अभी 7 करोड़ का ऑलमोस्ट फंड जो है वो डिस्बर्स किया है डिफरेंट कंपनीज को, बेसिकली इंसेंटिव की तरह, सब्सिडीज़ की तरह उनको प्रोवाइड किया है। समझते हैं इंडिया की सेमीकंडक्टर का एम्बिशन क्या है। देखो, इंडिया ऑलरेडी चिप डिज़ाइनिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, बट इंडिया का जो एम है वो ये है कि इंडिया एक सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम पूरे भारत में बनाना चाहता है। इंडिया एक की प्लेयर बनना चाहता है चिप डिज़ाइनिंग के अंदर। उसी के लिए इंडिया ने अपना DLI यानी कि डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च किया है। इसके तहत इंडिया का मेन एम जो है, फोकस ये है कि जो फॉरेनर सेमीकंडक्टर कंपनीज जो है बेसिकली जैसे ताइवान में है, साउथ कोरिया में है, जापान में है, उनके ऊपर जो अपने रिलायंस है, जो डिपेंडेंस है, उसको रिड्यूस किया जाए, और जो हमारी डोमेस्टिक डिज़ाइन और डेवलपमेंट कंपनीज हैं उसको बेसिकली कहीं ना कहीं इंक्रीज़ किया जाए। बट जो DLI स्कीम है यानी कि जो डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, उसके तहत काफ़ी सारे चैलेंजेस देखे जा रहे हैं। नाउ इस पर्टिकुलर स्कीम को दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था और कहा गया था कि अगले 5 सालों में यानी कि 2026 तक हम ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा जो स्टार्टअप्स हैं उनको यहाँ पर टारगेट करेंगे, उनको यहाँ पर फंडिंग करेंगे और उनको प्रमोट करेंगे। बट देखिए, अभी राइट नाउ ऑलमोस्ट हम दिसंबर 2024 के सितंबर में चल रहे हैं, बट वी हैव नॉट बीन एबल टू गेन मोर देन 12 स्टार्टअप्स। और ये 12 स्टार्टअप्स कौन से हैं? तो आपने देखा, यही वही 12 स्टार्टअप्स है जिसको रिसेंटली कल ही जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। एक्चुअली द पॉइंट इज कि पिछले 4 सालों में सिर्फ ये 12 ही कंपनीज हैं जिनको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जबकि हमने कोशिश की थी कि 100 से ज़्यादा कंपनीज को हम कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करेंगे, राइट। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक्स जो भी राइट नाउ इस पर्टिकुलर स्कीम का है कि प्रमोशन सही से नहीं हो रही है। इसके अलावा अगर हम इस स्कीम के प्रोग्रेस को समझे, तो इस प्रोग्रेस समझने में एक चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि देखो, भले ही हमने अभी तक सिर्फ 12 स्टार्टअप्स को लॉन्च किया है, बट इसके बावजूद जो नीति है वो लगातार इनकरेज कर रही है कि आप एप्लीकेशंस भेजिए, उसको प्रॉपर्ली चेक किया जाएगा और उसके बाद ही अप्रूवल्स दिए जाएंगे। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर है, जैसे कि टाटा ग्रुप की जो इंडस्ट्रीज़ है, उन्होंने भी इस पर्टिकुलर चीज़ को इन्हांस किया है, उसके अंदर एंटर किया है, और उन्होंने सेमीकंडक्टर असेंबली यूनिट्स बनाने की कोशिश की है तमिलनाडु और कर्नाटका के अंदर। इसके अलावा साउथ कोरिया, ताइवान, USA, इन सब से बेसिकली कहीं ना कहीं हम हेल्प ले रहे हैं। हम यहाँ पर उनसे जो टेक्नोलॉजिकल नोहा होता है यानी कि टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज जो होता है चिप मैन्युफैक्चरिंग के पीछे, उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को और ज़्यादा बेटर तरीके से हम ग्रो कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट पॉइंट प्रॉपर्ली समझ आ गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लास्टिक पॉल्यूशन और किस तरीके से वर्ल्ड में प्लास्टिक पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है, जो पूरे के पूरे वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 20% प्लास्टिक वेस्ट अकेले ही जनरेट करता है। नाउ दिस अमाउंट्स टू 5.8 मिलियन मेट्रिक टन्स, राइट। नाउ अगर आप देखो ध्यान से, तो इस 5.8 में से ऑलमोस्ट 3.5 मिलियन मेट्रिक टन्स जो प्लास्टिक है वो हम हर साल इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर रहे हैं थ्रू लैंड, एयर, वाटर, कहीं ना कहीं से इन्वायरमेंट में जा रहा है वो, जिसके कारण बेसिकली ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रही है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। और इंडिया को वन ऑफ द लार्जेस्ट नहीं बट लार्जेस्ट मेजर कंट्रीब्यूटर बोला जा रहा है। इससे पहले नाइजीरिया, इंडोनेशिया, चाइना, ये सब लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर हुआ करते थे, बट इन सबको पीछे करके भारत सबसे बड़ा प्लास्टिक पॉल्यूशन का कंट्रीब्यूटर बन गया है। नाउ अगर आप देखो तो पूरे वर्ल्ड में हर साल ऑलमोस्ट 231 मिलियन टन्स प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है, और उसमें से मेजॉरिटी जो है वो अनमैनेज्ड रह जाता है। नाउ इसके कारण अगर आप देखो तो एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल हेल्थ हजार्ड जो है ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, वो वहाँ पर देखा जा रहा है। नाउ अनमैनेज्ड वेस्ट कौन सा होता है? तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ऐसे वेस्ट जो कि इसको प्रॉपर्ली हम रिसाइकल नहीं करते, जिसको प्रॉपर्ली डिस्पोज नहीं करते, और जो एंड ऑफ द डे फायर्स के कारण, लैंडफिल्स के कारण, एनवायरनमेंट के कारण हमारे ओशंस में, रिवर्स में, लैंड्स के अंदर, एयर के अंदर, इन सब जगहों के ऊपर कहीं रह जाता है, उन सबको अनमैनेज्ड वेस्ट कहा जाता है, और ये लास्ट में हेल्थ हजार्ड का काम करता है।
और इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ देखी गई है, एक नॉर्थ साउथ डिवाइड का चीज़ देखा गया है। जो मेजॉरिटी प्लास्टिक वेस्ट होता है, जिसका बेसिकली जिसका मिसमैनेजमेंट होता है, वो कहीं ना कहीं ग्लोबल साउथ में यानी कि पुअर कंट्रीज़ में, स्पेशली साउथ एशिया, सब सहारन अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया, ये वो रीजन्स है जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है और यहाँ पर इनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जबकि वहीं जो ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज है यानी कि जो रिचर कंट्रीज हैं, उनका वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम कंपैरेटिवली बेटर है, बट स्टिल उनकी जो आउटपुट है वेस्ट मैनेजमेंट का वो अच्छा नहीं है। बिकॉज अक्सर ऐसा देखा गया है कि मेजॉरिटी ऑफ द वेस्ट वो आउटसोर्स कर देते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को इन द नेम ऑफ स्क्रैप। जैसे कि यूएस जो है बहुत सारा जो स्टील है, जो वेस्ट स्टील होता है, उसको इंडिया भेज देता है इन द नेम ऑफ कि उसको रिसाइकलिंग करने के लिए भेज रहे हैं। अगेन चाइना जो है उसको इंडिया को भेज देता है, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो ग्लोबल नॉर्थ यानी कि जो रिचर कंट्रीज हैं उनका कंपैरेटिवली इसमें योगदान कम है, बट जो पुअर कंट्रीज हैं इनका इसमें योगदान ज़्यादा है, और जिसमें से ऑब्वियसली इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। तो इंडिया यहाँ पर टॉप पे चल रहा है इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर। नाउ देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज ओपन बर्निंग। ओपन बर्निंग का सीधा सा मतलब है जितना भी आपके पास प्लास्टिक वेस्ट है या फिर जिसको आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर्ली, इन सबको एक जगह इकट्ठा कीजिए और उन सबको जला दीजिए। बट क्या वो सही है? द आंसर इज नो। ओपन बर्निंग इज नॉट अ सॉल्यूशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट पॉल्यूशन या फिर प्लास्टिक पॉल्यूशन, बिकॉज उसके कारण तो बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज होने स्टार्ट हो जाएंगे। नाउ द नॉर्दर्न इंडिया, स्पेशली द एनसीआर वाला पार्ट जो है यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा का पार्ट जो है, दे आर ऑलरेडी फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन बिकॉज ऑफ स्टबल बर्निंग फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा, राइट। सो अगर हम ऐसा भी स्टार्ट कर देंगे कि प्लास्टिक वेस्ट को ओपनली बर्न करना स्टार्ट कर दे, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा अगर आप सब सहारन अफ्रीका में देखें तो वहाँ पर तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बिकॉज सब सहारन अफ्रीका इज़ अ वेरी वेरी पुअर कंट्री जिसके पास अपने रिसोर्सेज को मैनेज करने का प्रॉपर रिसोर्स नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे बर्न दी प्लास्टिक वेस्ट या फिर जो बाकी वेस्ट होता है उसको ओपनली, बिकॉज ऑफ विच देयर इज अ लॉट ऑफ हेल्थ हजार्ड इन सब सहारन अफ्रीकाज। नाउ रिसर्च की क्रिटिसिज्म भी की गई है। क्यों? बिकॉज रिसर्च जो है वो सिर्फ इस चीज़ पे फोकस कर रहा है कि वेस्ट को मैनेज नहीं किया जा रहा, वो इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहा कि यार हम वेस्ट को प्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं। जो कंपनी वेस्ट को प्रोड्यूस कर रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ गई यहाँ पर? देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज पॉल्यूटर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पॉल्यूटर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का सीधा सा मतलब है जो पॉल्यूट कर रहा है वही पे करेगा, वही उस चीज़ को हटाएगा। और इसके तहत पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हमने ये भी बोला था कि जो भी कंपनी बेसिकली प्लास्टिक वेस्ट को प्रोड्यूस करेगी, जनरेट करेगी, उसका मेन एम होगा उस पर्टिकुलर प्लास्टिक वेस्ट का साइकिल एंड करने का, मतलब उसको वापस रिकलेक्ट करके फिर से उसको खत्म करना होगा। बट ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। एंड एट द सेम टाइम रिसर्च जो है वो सिर्फ ऐसे कंट्रीज को देख रहा है जहां पर प्लास्टिक वेस्ट कंज्यूम हो रहा है, फिर वेस्ट हो रहा है। आपको ऐसी कंपनीज को भी देखना होगा ना, आपको ऐसी कंट्रीज को देखना होगा जहां से प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। अगर हम प्रोडक्शन को बंद कर दें तो कहीं ना कहीं हम वेस्ट का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो बेसिकली एम ये है, गोल ये है कि हमें शिफ्ट करना होगा अपना फोकस फ्रॉम मैनेजिंग वेस्ट टू एड्रेसिंग द रूट कॉज। और रूट कॉज क्या है? प्लास्टिक वेस्ट का प्रोडक्शन, कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी। अगर हम इन दो चीज़ों को सॉल्व कर दें तो ऑटोमेटिकली प्लास्टिक वेस्ट का जो मैनेजमेंट है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा इंटरनेशनल एक्शन की ज़रूरत है। अगर आप देखिए यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो है, इसके अलावा पेरिस एग्रीमेंट भी है, ये दोनों ही साथ में मिलकर एक ग्लोबल ट्रीटी बनाना चाह रहे हैं प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर। ऑब्वियसली वो अभी तक बनी नहीं है, बट जिस दिन भी बन जाएगी इट कैन बी अ वेरी वेरी इफेक्टिव ट्रीटी एट द ग्लोबल लेवल। बट उससे पहले हमें यहाँ पर एक इंडिविजुअल लेवल पे एक इनिशिएटिव क्रिएट करना होगा जहाँ पर जो भी प्लास्टिक वेस्ट है उसको हम पहली चीज़ तो ओपनली बर्न ना करें, उसको हम प्रॉपरली, जो भी कचरे की गाड़ियाँ आती है गवर्नमेंट वाली, उसको हम प्रॉपरली सबमिट करें इन अ वेस्ट इन अ सेपरेट थिंग। मतलब जो प्लास्टिक वेस्ट है दैट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम दी अदर वेस्ट्स, और उसके बाद जाकर के गवर्नमेंट का काम होगा उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करने का, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्रेस बायोपिया की एक न्यू इलाज जो आया है इंडिया के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं प्रेस बायोपिया क्या है। देखो, प्रेस बायोपिया बेसिकली एक एज रिलेटेड कंडीशन है जहाँ पे 40 साल से बाद लोगों को पास की जो नज़र होती है वो कंपैरेटिवली धुंधली हो जाती है। नाउ ऐसा नहीं है कि ये सब में होती है, बट कुछ लोगों में डेफिनेटली ये चीज़ देखी जाती है, जिसके कारण वो पास की चीज़ों के ऊपर प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाते हैं। और उसको सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली वो रीडिंग ग्लास यानी कि जो चश्मा होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं, या फिर एंड ऑफ द डे लेजिक सर्जरी का इस्तेमाल करते हैं। नाउ इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुंबई में एक कंपनी है एंडो फार्मास्यूटिकल्स, जिसने एक न्यू आई ड्रॉप बनाया है जिसका नाम है प्रेस व्यू। और प्रेस व्यू जो है उसको रिसेंटली DCGI जो है हमारी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उसने रिसेंटली अप्रूव कर दिया है। ना ध्यान रखिएगा, ये इंडिया के अंदर पहली ऐसी फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन है। मतलब फार्मा मतलब कोई भी मेडिसिनल कंपनी ने कोई ऐसी पहली मेडिसिन बनाई है भारत के अंदर जो कि स्पेसिफिकली डिजाइन की गई है रीडिंग ग्लास के, जो मतलब हम चश्मा पहनते हैं उसकी डिपेंडेंसी कम करने के लिए। अगर आप प्रेस बायोपिया से पीड़ित है तो मतलब अगर आपको एज रिलेटेड कंडीशन है जहां से आपको पास की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही,
सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाइपरमाइट्रोपिया। हाइपरमाइट्रोपिया इज अ टोटली डिफरेंट डिजीज जिसके तहत हमारी आइज की जो विजन है वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है और हम पास की चीज़ें देख नहीं पाते। हाइपरमाइट्रोपिया का ये सॉल्यूशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। दिस इज अ सॉल्यूशन ओनली फॉर प्रेसबायोपिया, मतलब जहाँ पर हमारी जो एज रिलेटेड इलनेस है, मतलब एज होने के कारण हमारी जो आइज है उसकी मूवमेंट कंपैरेटिवली बाहर की तरफ हो जाती है एंड वो मूवमेंट बाहर की तरफ होने के कारण बेसिकली जो प्रेसबायोपिया का इशू होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए प्रेसवू को रिसेंटली बनाया गया है। ठीक है, तो इसके तहत बेसिकली जो हमारी ग्लासेस हैं यानी कि जो चश्मे हैं वो हट सकते हैं इफ़ वी रेगुलरली यूज दिस थिंग। समझते हैं प्रेसवू कैसे काम करता है। तो प्रेसवू के अंदर बेसिकली एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है। हर दवाई के अंदर एक एपीआई होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि उस पर्टिकुलर दवाई का मेन स्टे होता है, मतलब उस पर्टिकुलर एपीआई के कारण वो दवाई वो काम करती है जो उसको करना चाहिए। सो प्रेसवू का जो एपीआई है यानी कि एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसका नाम है पाइलोकार्पाइन। ध्यान रखिएगा, पाइलोकार्पाइन इज समथिंग जो कि एक्चुअली हमारे आई की मसल्स को बेटर करने में हेल्प करता है। एग्जैक्टली कैसे बेटर करता है, तो सिंपल वर्ड्स में बोले तो ये मसल्स को हमारे कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जिसके तहत हमारे जो प्यूपिल्स हैं वो हमेशा फोकस करने वाले मोड में आ जाती है। अब अगर आप बेसिकली इसका रियल लाइफ एग्जांपल चाहते हैं तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं तो अगर आप अपने प्यूपिल्स को प्रॉपर्ली नोटिस करें तो आपका प्यूपिल जो है वो एक्सपेंड नहीं होता, रादर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब वो पास आता है। जब वो पास आता है तब वो चीज़ों पे फोकस कर पाता है। तो सेम चीज़ पाइलोकार्पाइन करती है। जब पाइलोकार्पाइन आपकी आइज़ में जाती है, आपके आइरिस में जाती है, तो वो क्या करती है, आपकी आइज़ की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करती है, जिसके कारण हमारी आइज़ जो है वो प्रॉपर फोकस कर पाती है। बट ध्यान रखिएगा ये टेम्पररी शिफ्टिंग होती है। ऐसा नहीं है कि हमारी आई की फोकस पूरी तरीके से ठीक हो जाती है जस्ट आफ्टर पुटिंग इन द लिक्विड, ऐसा नहीं है। ये इसको पहली बार तो रेगुलर यूसेज में लेकर आना पड़ेगा और इसको सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन ओनली प्रोसेस पे इस्तेमाल करना है। इसका मतलब ये है कि जब तक डॉक्टर आपको सलाह ना दे तब तक आप इस चीज़ का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, यूएस के एफडीए ने ऑलरेडी 2021 के अंदर पाइलोकार्पाइन का इस्तेमाल करके ऑलरेडी एक ट्रीटमेंट बना चुके थे प्रेसबायोपिया के अंदर। सो जो हमारी प्रेसवू है, इंडिया की प्रेसवू है, वो कोई वर्ल्ड की पहली ऐसी मेडिसिन नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऑलरेडी इससे पहले यूएस की एक ऐसी मेडिसिन आ चुकी है। द क्वेश्चन कम्स, कैसे कोई पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स कंसर्न्स भी हैं? द आंसर इज येस, सम माइनर साइड इफेक्ट्स आर देयर, जैसे कि आई इरिटेशन हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, मसल स्पैज्म हो सकते हैं, राइट। और ध्यान रखिएगा आने वाले टाइम में हो सकता है ये एक लेजिक सर्जरी का एक ऑल्टरनेटिव बनकर निकले, स्पेशली प्रेसबायोपिया के केसेस में। सो उम्मीद करता हूँ प्रेसवू के बारे में आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ कंसेप्चुअल आर्टिकल जहाँ पर हम नेशनलिज्म की बात करते हैं कंसेप्ट बेसिस पे। देयर वाज अ हिस्टोरियन जिसका नाम है एरिक हॉसबैन। वो कहते हैं कि नेशन जो है, ये नेशन का कंसेप्ट जो है एक मॉडर्न कंस्ट्रक्ट है। पुराने टाइम में कोई नेशन नहीं हुआ करता था, देयर यूज्ड टू बी थिंग कॉल्ड एज नेशन स्टेट या फिर स्टेट नेशन। ठीक है, ऐसे कुछ कंसेप्ट हुआ करते थे, बट देयर वाज नथिंग कॉल्ड एज नेशन। नेशन जो है, नेशन इज नॉट अ टेरिटोरियल एंटिटी, रादर नेशन इज अ फीलिंग। नेशन एक फीलिंग है जिसके तहत बेसिकली जो बहुत सारे लोग हैं जो एक पर्टिकुलर टेरिटोरियल एंटिटी में रहते हैं और जो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न किए जाते हैं, वो सब लोग अपने आप को एक पर्टिकुलर नेशन के लोग कहलाते हैं। मतलब नेशन के अंदर टोटल मल्टीपल चीज़ें होती हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज़ तो नेशन के अंदर टेरिटरी होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नेशन के अंदर एक पॉपुलेशन होता है, नेशन के अंदर एक पेट्रियोटिक फीलिंग होती है और नेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक गवर्नमेंट होता है जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन या फिर विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसको रेगुलेट किया जाता है। ये चार चीज़ें कंबाइन करके नेशन बनाती हैं। ध्यान रखिएगा, ओनली टेरिटरी डज नॉट मीन्स नेशन। नाउ अगर आप बात करें, देखो जैसे मान लो इंडिया का अगर आप वो देखो मैप देखो दिस इज इंडिया, राइट। अगर आप इंडिया को देखो तो अगर हम सिर्फ इस टेरिटरी को देखें, दिस टेरिटरी इज नॉट इंडिया। इस टेरिटरी के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, पॉपुलेशन जो है वो सब मिलकर, जो इसकी गवर्नमेंट है वो सब मिलकर, और जो हमारी फीलिंग है टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर प्लेस, दिस टेरिटोरियल एंटिटी, ये सब मिलकर एक्चुअली इंडिया को इंडिया बनाती है, राइट। जस्ट लाइक दैट नेशंस आर अ मॉडर्न कॉन्स्ट्रक्ट, मतलब मॉडर्न टाइम्स में इसको बनाया गया है। ऑलराइट, समझते हैं। बोलता है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर बेसिकली ये बताया गया है कि जो हिस्टोरियंस होते हैं उनकी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले, उन्होंने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है, एक क्रिटिकल रोल प्ले किया हुआ है नेशनल कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए, पैट्रियोटिक मूवमेंट्स को बढ़ाने के लिए, बिकॉज थ्रू बुक्स, थ्रू आर्टिकल्स, थ्रू मैगजीन्स वो अलग अलग चीज़ें बताते हैं, जिसके तहत हमें ये पता चलता है कि एग्जैक्टली एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के थ्रू हमने कैसे फाइट की, कैसे हमने एज अ नेशन साथ में आकर हमने चीज़ों को समझा, चीज़ों को पास लेकर आए, राइट। सो अब हम बात करते हैं नेशनलिज्म में कंसेप्ट किस तरीके से इवॉल्व हुआ है इंडिया में। देखो नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट है, अगर आप प्री इंडिपेंडेंस टाइम में जाएं तो किस चीज़ पे बेस्ड था वो? नॉन वायलेंस के ऊपर, लिबर्टी, इक्वालिटी, इंक्लूसिवनेस, प्रोग्रेस, राइट। ये सब हमारे बेसिकली मेन एम थे, ये वो चीज़ें थी जिसके लिए हम फाइट कर रहे थे अगेंस्ट द कॉलोनियल रूलर्स, अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, राइट, अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर्स, राइट। और ओवर द डेकेड्स अगर आप देखो तो जो हमारे जितने भी सिविल राइट मूवमेंट्स हुए हैं, जितने भी डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स हुए हैं, ये सब एक्चुअली इन्हीं पर्टिकुलर वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड हैं। देखो बहुत सारी नॉन वायलेंस के लिए बहुत सारी मूवमेंट्स हुई हैं, लिबर्टी के लिए, इक्वालिटी के लिए, राइट। नाउ
एक चीज़ जो हमने देखा है पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम में कि जो हमारे बेसिकली नेशनलिज्म का कंसेप्ट है वो इस चीज़ पे बेस्ड है कि हम अथॉरिटेरियनिज्म के अगेंस्ट जा रहे हैं। भले ही आप नेशनल इमरजेंसी का जो टाइम हमारे 1970s में था उसको आप देख लीजिए या फिर पोस्ट दैट भी देख लो, तो हम अथॉरिटेरियनिज्म के अगेंस्ट जाते हैं और ये हमारा नेशनलिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इस चीज़ किस चीज़ से इंस्पायर्ड है एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल से। बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी एक ऐसा पास्ट है जिसके तहत हमने अपने आपको एक कॉलोनियल पावर से बचाने की कोशिश की है, एक अथॉरिटेरियन पावर से बचाने की कोशिश की है, एंड दैट इज़ व्हाई वी आर नॉट एक्सेप्टिंग अथॉरिटेरियनिज्म एज अ ट्रेंड इन द मॉडर्न इंडिया, राइट। सो जो ऑथर है इस आर्टिकल के वो ये बात करते हैं कि पेट्रोटिज्म एग्जैक्टली है क्या। पेट्रोटिज्म को हम एक ब्लाइंड लॉयल्टी टुवर्ड द गवर्नमेंट नहीं कह सकते। हम सिंपल ये नहीं कह सकते कि जो भी गवर्नमेंट पावर में है उसके लिए अगर हम लॉयल हैं तो हम पेट्रोटिक हैं, नहीं। सी, गवर्नमेंट इज नॉट इक्वल टू द नेशन, ध्यान रखिएगा। और गवर्नमेंट नेशन के बराबर नहीं होता। दिस इज व्हाट इज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। सो देयर आर टू डिफरेंट कंसेप्ट। गवर्नमेंट इज अ डिफरेंट थिंग, नेशन इज अ डिफरेंट थिंग। और जैसा हमने ऑलरेडी बात किया कि गवर्नमेंट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द नेशन। नेशन में टोटल 4 चीज़ें आती है ना, टेरिटरी आती है, पॉपुलेशन आता है, पेट्रोटिक फीलिंग आती है, एंड देन गवर्नमेंट आता है। सो गवर्नमेंट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द लार्जर पार्ट ऑफ द नेशन, ठीक है। सो पेट्रोटिज्म को हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम ब्लाइंडली लॉयल हैं गवर्नमेंट की तरफ तो हम पेट्रोटिक हैं। द आंसर इज नो। सी, डिसेंट जो होता है, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है उससे अगर हम डिसेंट करते हैं, डिफर करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ में, तो वो भी हमारे डेमोक्रेसी का एक कोर इंपॉर्टेंट पार्ट ही है। सो जो ऑथर है उनका बोलना यह है कि हमें पेट्रोटिज्म को रीइमेजिन करने की जरूरत है। हम इसको एक अनकंडीशनल सपोर्ट टू द गवर्नमेंट नहीं देख सकते। रादर नेशनलिज्म इज अ बैलेंस्ड डेडिकेशन टू द नेशंस फाउंडिंग प्रिंसिपल्स। नेशन जिस पर्टिकुलर फाउंडिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर बना है, जैसे कि यही सब चीज़ें जितने भी है, लिबर्टी, इक्वलिटी, इंक्लूसिवनेस, प्रोग्रेस, नॉन वायलेंस, ये सब चीज़ें हमारी फाउंडिंग प्रिंसिपल है। जब तक हम इन चीज़ों को बैलेंस ना कर पाए अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ के अंदर, अपने सोसाइटी के प्रोग्रेस में, तब तक हम अपने आप को एक पेट्रोटिक चीज़ नहीं कह सकते, राइट। वी कैन नॉट से आवरसेल्फ पेट्रोटिक। सो उम्मीद करता हूँ आपको एक पर्टिकुलर जो आर्टिकल डिस्कशन है प्लस द एंटायर न्यूज़पेपर डिस्कशन हैज़ बीन फ्रूटफुल टू यू, और आपको ये चीज़ें प्रॉपर्ली कुछ नया सीखने में हेल्प कर रही हैं। अगर आपको ये चीज़ें नया कुछ सीखने में हेल्प कर रही हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।